फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूरेका पे। इस वीडियो के माध्यम से हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध के एक महत्वपूर्ण आयाम मार्क्सिस्ट स्ट्रक्चरल अप्रोच जो है, इसके दो महत्वपूर्ण सिद्धांत को देखेंगे, जिसके तहत हम डिपेंडेंसी थ्योरी और वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी को जानेंगे। हर वर्ष इन दोनों ही टॉपिक से यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो या फिर कहीं पे अगर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पे ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, आइए सर्वप्रथम हम डिपेंडेंसी थ्योरी को देखते हैं और इसके बाद में हम वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी को भी देखेंगे इसी वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, निर्भरता सिद्धांत जो डिपेंडेंसी थ्योरी है, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जो देखें तो इस सिद्धांत का उदय 1950 और 1960 के दशक में लैटिन अमेरिका के आर्थिक संकट के संदर्भ में हुआ था। उदारवादी जो आधुनिकीकरण सिद्धांत जो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी की प्रतिक्रिया में यह सिद्धांत आया, और आधुनिकीकरण सिद्धांत जो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है, इसका मानना था कि सभी देश अंततः अमीर देशों के रास्ते पर चलकर विकसित हो जाएंगे। निर्भरता सिद्धांत ने इसे खारिज कर दिया और कहा कि अमीर देश के विकास के कारण ही गरीब देश पिछड़े रह रहे हैं। इसकी जो कोर अवधारणा है, अगर हम इसकी बात करें तो यह सिद्धांत वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था को दो प्रमुख भागों में विभाजित करता है। पहला तो ये एक है जो कोर जिसे कहते हैं, और दूसरा है परिधि, पेरीफेरी जिसे कहा गया। तो ये सेंटर में उन देशों को शामिल करते हैं जो कि विकसित देश है, औद्योगिकरण वहाँ पे पहले हो चुका है और ये शक्तिशाली राष्ट्र है, और इसमें अधिकतर जो है पश्चिम के देश यानी यूरोपीय देश और अमेरिका शामिल है। जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी, ये सभी देश जो है सेंटर के देश इस सिद्धांत के अनुसार जो है कोर के देश माने गए। जो परिधि का जो देश है, पेरीफेरी का जो देश है, यहाँ पे अविकसित देश है, ये विकासशील देश है और संसाधन समृद्ध है ये, लेकिन आर्थिक रूप से कमज़ोर राष्ट्र है, जैसे कि लैटिन अमेरिका का देश, अफ्रीकी देश और एशिया के कई देश। अब इसका जो मूल तर्क है, इनका मानना है कि वैश्विक आर्थिक संरचना इस प्रकार की है कि जो परिधि है यहाँ से, यानी मान लीजिए ये कोर का देश हो गया जहाँ पे विकसित देश है, और परिधि में जो है अविकसित देश, विकासशील देश है। तो ये कहते हैं कि जो वैश्विक आर्थिक संरचना है वो इस प्रकार की है कि परिधि से कच्चा माल, यानी कि इन देशों से जो विकासशील और विकसित देश जो है, यहाँ से कच्चा माल खरीद कर जो है कच्चा माल, श्रम और संसाधन सस्ते दामों पर केंद्र की ओर जो है बहते हैं। यहाँ यानी कि यहाँ से श्रम भी, कच्चा माल भी और संसाधन भी जो है सस्ते रेट पे जो है जो सेंटर के देश है इनके तरफ प्रवाहित होता है। केंद्र इन संसाधनों का उपयोग करके महंगे उत्पाद तैयार करते हैं, जो प्रोडक्ट बनाते हैं इस रॉ मटेरियल का यूज करके और इस श्रम का यूज करके, वो इन्हीं देशों में जो कि महंगा होता है और इन्हीं परिधि के बाज़ारों में वापस जो है ला करके उसे बेच दिया जाता है। इससे गरीब देश हमेशा कर्ज और निर्भरता के दुष्चक्र में फंसे रहते हैं। अब आइए इसके जो कुछ प्रमुख विचारक हैं और जो उनके बुक है, उन चीज़ों की भी हम चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम जो विचारक आते हैं, रॉल प्रेविस का नाम आता है। इन्हें निर्भरता सिद्धांत का जनक माना जाता है, और ये UNCEAL, जिसे कि UN इकोनॉमिक कमीशन फॉर लैटिन अमेरिका के नाम से जाना जाता है, इसके ये संरचनावादी स्ट्रक्चरल इकोनॉमिस्ट थे। प्रेविस ने एक थीसिस दिया जिसे कि सिंगर थीसिस के नाम से जाना जाता है, प्रेविस सिंगर थीसिस भी इसे कहते हैं। इसमें बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शर्तें जो है, टर्म्स एंड कंडीशन जो है ट्रेड के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमेशा विकासशील देशों के खिलाफ होती है। प्राथमिक वस्तुओं जैसे कि कृषि उत्पाद, खनिज की कीमतें निर्मित वस्तुओं जैसे कि मशीनरी और कार की तुलना में समय के साथ जो है गिर जाती है। तो इस प्रकार से इन्होंने अपना थीसिस दिया था, जिसमें बताया गया कि किस प्रकार से जो पेरीफेरी के देश है उनके लिए जो व्यापार का रूल है, वैश्विक व्यापार का रूल हमेशा उनके खिलाफ बनाया जाता है, और वो उस प्रकार के रूल होते हैं कि ताकि जो कोर के देश हैं उनको फ़ायदा पहुँचे। इसके बाद में आंद्रे गुंडर फ्रैंक आते हैं, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, और इन्होंने कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका नाम का पुस्तक लिखा, जो कि 1967 में प्रकाशित हुआ था।
इस बुक से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये किसका बुक है। और द डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट में फ्रांक का तर्क था कि इन्होंने बताया कि गरीब देश पिछड़े नहीं है बल्कि पूंजीवादी देश उन्हें जानबूझकर अल्प विकसित बनाया है। उन्होंने मेट्रोपोलिस सैटेलाइट यानी कि महानगर उपग्रह मॉडल दिया। ये पूछा जा सकता है कि मेट्रोपोलिस सैटेलाइट जो मॉडल है ये किसके द्वारा सुझाया गया था, तो आप नाम याद रखेंगे आंद्रे गुंडर फ्रैंक के द्वारा। इसमें कहा गया इस मॉडल में कि जहां महानगर अमीर देश उपग्रह हो, यानी कि जो महानगर है इसके लिए ये अमीर देशों के लिए कहा गया, और सैटेलाइट यानी कि जो उपग्रह है ये गरीब देश का जो है शोषण करते हैं। यानी जो महानगर जो अमीर देश है ये क्या करते हैं, तो गरीब देशों का शोषण करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो है थिंकर वो है शामिर आमीन, इनका भी महत्वपूर्ण नाम है। इन्होंने डिलिंकिंग की अवधारणा दिया, इन्होंने विच्छेदन का अवधारणा प्रस्तुत किया। आमीन ने तर्क दिया कि यदि परिधि के देश को अपना वास्तविक विकास करना है तो उन्हें खुद को वैश्विक पूंजीवादी बाजार से अलग यानी कि डीलिंग उनसे विच्छेद कर लेना है, अपने आप को अलग कर लेना है वैश्विक पूंजीवादी विचार से, और निर्भर अर्थव्यवस्था बनानी होगी। यानी कि आप ऐसा इकोनॉमी सिस्टम तैयार कीजिए अपने देश में कि आप खुद के ऊपर में निर्भर हो, आप किसी अन्य देश के ऊपर में, अन्य विकसित देशों के ऊपर में निर्भर ना हो। इसके बाद में जो फोर्थ है फर्नांडो एनरिक कार्डोशो, जो इन्होंने एसोसिएटेड डिपेंडेंट डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया। उन्होंने माना कि निर्भरता के बावजूद कुछ देशों में सीमित औद्योगिक विकास जो है संभव है, और इसके लिए इन्होंने जो है ब्राज़ील का एग्जाम्पल दिया। इसके बाद में आइए एक एग्जाम्पल जो रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल दिया जा सकता है इस थ्योरी को समझने के लिए, यह एग्जाम्पल मैं कांगो को लेकर के देता हूँ। जो डियर कांगो जो देश है और स्मार्टफोन उद्योग को लेकर के है। कांगो में दुनिया का सबसे समृद्ध कोबाल्ट और कोल्टन का भंडार है, जो स्मार्टफोन और ईवी फैक्ट्रियों के लिए अनिवार्य माना जाता है। पश्चिमी और चीनी बहुराष्ट्रीय कंपनियां वहां से बेहद सस्ते दामों पर और बाल श्रम का शोषण करके कच्चा कोबाल्ट निकालती है। इस कच्चे माल को अमेरिका या यूरोप में प्रोसेस करके जो आईफोन बनाया जाता है, यानी जितने भी महंगे फ़ोन बनते हैं जो कि $1000 तक का होता है या तो फिर उससे भी महंगा हो सकता है, उसमें यूज़ किया जाता है। और कांगो को केवल पर्यावरण का विनाश मिलता है, वहाँ पे गरीबी आज भी है क्योंकि वो अपना रॉ मटेरियल सस्ते दामों पे बेच रहे हैं, जबकि मुनाफा जो है वो कोड के देशों को जाता है। यही जो है आपको दिखाता है, इस थ्योरी को प्रूव करता है कि किस प्रकार से जो पेरीफेरी की जो कंट्री है वहाँ से रॉ मटेरियल ले जा करके जो कोड की कंट्रीज है वो मुनाफा कमाती है अपने यहाँ पे प्रोसेसिंग करके। अब नेक्स्ट थ्योरी देखते हैं विश्व व्यवस्था सिद्धांत, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है इमैनुअल वालस्टीन के द्वारा किया गया। इन्होंने अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम में 1974 में लिखा गया था, इसमें इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह निर्भरता सिद्धांत का ही एक अधिक परिष्कृत और व्यापक रूप है। वालस्टीन ने विश्लेषण की नई यूनिट जो है दिया। इन्होंने यूनिट ऑफ एनालिसिस को एक राज्य को नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व व्यवस्था को माना। यानी कि एनालिसिस जो इन्होंने किया इसमें एक राज्य को सिर्फ इन्होंने यूनिट नहीं माना, उन्होंने पूर्ण संपूर्ण विश्व व्यवस्था को, वर्ल्ड सिस्टम को जो है इसका पार्ट माना। और उनके अनुसार 16वीं शताब्दी से ही एक आधुनिक विश्व प्रणाली अस्तित्व में है जो कि पूंजीवादी प्रकार की है। और इन्होंने अपने मॉडल में जो बताया, अपने जो सिद्धांत जो दिया, इसमें ये द थ्री टायर स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जैसा कि हमने पहले के सिद्धांत में देखा उसमें 2 टायर स्ट्रक्चर की बात है, एक कोर की कंट्री है और दूसरी जो है पेरीफेरी की कंट्री है। बट यहाँ पे 3 प्रकार के कंट्री आपको दिखने को मिलेगा। निर्भरता सिद्धांत के जो द्विस्तरीय जो कोर पेरीफेरी मॉडल है उसमें संशोधन करते हैं ये। और वालस्टीन ने वैश्विक व्यवस्था को 3 स्तरों में विभाजित किया। पहला जो है कोर की कंट्री, दूसरा सेमी पेरीफेरी और तीसरा जो है पेरीफेरी। आप ऐसे भी कह सकते हैं
ये विकसित देश के लिए, ये विकासशील देश के लिए और ये गरीब देश के लिए। जो कोर है, यहाँ के देशों की अगर हम विशेषता को देखें तो यहाँ पे उच्च तकनीक है, यहाँ के लोगों को लाभ मिलता है और अधिकतर जो देश है इसमें यूरोप के देश और अमेरिका जैसे हैं। और साथ ही साथ अर्ध परिधि जो है ये बफर जोन की तरह कार्य करता है, यानी बीच का कंट्री है। यहाँ पे मध्यम उद्योग होता है, जैसे भारत हो गया, चीन हो गया और इसमें ब्राज़ील हो गया। और ये अधिकतर ऐसे देश है जो कि वर्तमान समय में विकासशील देश कहे जाते हैं। और जो पेरीफेरी है ये कच्चा माल के उत्पादक होते हैं, यहाँ पे सस्ता श्रम होता है, जैसे कि अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं और एशिया में कई कंट्रीज हैं। अफ्रीका से आप एग्जाम्पल के लिए नाइजीरिया और एशिया से आप बांग्लादेश को चुन सकते हैं। तो आइए एक चीज़ और भी आप यहाँ पे नोट के अनुसार देख सकते हैं कि वालस्टीन के अनुसार जो है अर्ध परिधि जो सेमी पेरीफेरी है ये वैश्विक व्यवस्था में स्थिरता लाती है ताकि परिधि के देश कोड के खिलाफ जो है विद्रोह न कर सके। इसके बाद में आइए इन तीनों ही प्रकार की कंट्रीज की हम कुछ विशेषता को भी समझते हैं। सबसे पहले हम कोर नेशन की विशेषता को देखते हैं। तो कोर नेशन की जो विशेषता है, यहाँ पे क्या होता है कि कैपिटल इंटेंसिव होता है, ये यहाँ पे गहन पूंजी उत्पादन होता है, उच्च तकनीक यहाँ पे देखने को मिलता है, यहाँ के लोगों की उच्च वेतन दर होता है और सुदृढ़ सरकारी संरचनाएं यहाँ पे देखने को मिलती है। जो कार्य अगर हम इनका देखें तो ये देश पूरी व्यवस्था को नियंत्रित करते हैं और सबसे अधिक लाभ कमाते हैं। पूरे वर्ल्ड सिस्टम को, वर्ल्ड ट्रेड को जो है ये नियंत्रित करते हैं और सर्वाधिक लाभ कमाते हैं। उदाहरण के लिए जो है यूएसए, पश्चिमी यूरोप के देश, जापान और वर्तमान समय में आप चाइना को भी देख सकते हैं कि चाइना भी ताकतवर होकर के उभरा है। इसके बाद में जो हम परिधि के देश की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि श्रम गहन होता है, लेबर इंटेंसिव होता है, उत्पादन होता है, यानी कि श्रम गहन उत्पादन होता है, यहाँ पे लेबर इंटेंसिव होता है। यहाँ पे तकनीक का अभाव देखने को मिलता है और अत्यंत कम वेतन यहाँ के लोगों को होता है। कमजोर या अस्थिर सरकारें होती है यहाँ पे, जैसे कि बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, इस प्रकार की कंट्रीज में आप देख सकते हैं और अफ्रीका के बहुत सारी कंट्री है। कार्य इनका क्या है कि केवल कच्चे माल और सस्ते श्रम की आपूर्ति करते हैं ये कोड के नेशन को और सेमी पेरीफेरी के देशों को। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कि अधिकांश जो उप सहारा अफ्रीकी देश हैं, चाहे चाड हो, नाइजर हो और लैटिन अमेरिका के कुछ हिस्से, पेरीफेरी जो नेशन है, सेमी पेरीफेरी नेशन, अगर इसकी हम विशेषता को देखें तो ये बालस्ट्रीन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है और इस क्षेत्र में कोर और परिधि दोनों की विशेषता पाई जाती है। और ये कोर देश द्वारा शोषित होते हैं लेकिन खुद परिधि के देश का शोषण करते हैं। इसके बाद में अगर इसके राजनीतिक कार्य को देखें हम, यहाँ पे आप ये चीज़ समझ सकते हैं। देखिए 3 स्तर पे जैसे हैं, कोड का नेशन हो गया, सेमी पेरीफेरी हो गया और पेरीफेरी हो गया। यहाँ पे ये कहा गया है कि जो कोड नेशन है ये पेरीफेरी के देश का शोषण करते हैं और जो पेरीफेरी के देश है ये जो कोड नेशन है ये सेमी पेरीफेरी के देश को शोषण करते हैं और सेमी पेरीफेरी के देश जो है पेरीफेरी के देश का शोषण करते हैं। और जो ये कोड नेशन है ये पेरीफेरी और सेमी पेरीफेरी दोनों ही देश का शोषण करते हैं। तो यही कहना है यहाँ पे। इसके बाद में राजनीतिक कार्य को अगर देखें तो यह वैश्विक व्यवस्था में एक बफर जोन या सुरक्षा वाल्व की तरह काम करता है, क्योंकि ये कोड नेशन और जो पेरीफेरी है इसके बीच में सेमी पेरीफेरी आता है। तो एक प्रकार से ये बफर जोन की कार्य करता है और यह परिधि के देशों को सीधे कोड के खिलाफ एकजुट होकर क्रांति करने से रोकता है, क्योंकि परिधि के देशों को लगता है कि वे अर्ध परिधि बन सकते हैं और जो अर्ध परिधि के देश हैं ये इनको लगता है ये कोड के देश बन सकते हैं, कोड के देश बन सकते हैं, यानी कि विकसित देश बन सकते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए जो है ब्रिक्स के जो कंट्रीज हैं जैसे कि भारत, चीन, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका और मैक्सिको जैसे देश हैं। विश्व व्यवस्था की गतिशीलता को आइए देखते हैं। ये एक अलग से पॉइंट है, विश्व व्यवस्था की गतिशीलता। वालस्टीन के अनुसार यह व्यवस्था जो है वो स्थिर नहीं है। इतिहास में देश अपनी स्थिति बदल सकते हैं। 16वीं शताब्दी में ब्रिटेन जो परिधि से उठ करके कोड बना और 20वीं शताब्दी के अंत में चीन और भारत परिधि से निकल करके अर्ध परिधि में शामिल हुआ और चीन के बारे में कहा जाता है कि बहुत जल्दी वो कोड नेशन बन सकता है।
तो कोई कोर देश कमजोर होकर नीचे भी गिर सकता है, कि हो सकता है कि जो कोर का विकसित देश है यहाँ पे अगर क्राइसिस आ जाए तो हो सकता है कि ये सेमी पेरीफेरी बन जाए या पेरीफेरी के देशों तक पहुंच सकता है। व्यवहारिक उदाहरण की अगर हम बात करें तो वैश्विक कपड़ा और फैशन उद्योग की यहाँ पे जो है एग्जाम्पल लेते हैं हम। अब अगर कोर को देखें, अमेरिका और यूरोप की 2 ब्रांड की चर्चा है यहाँ पे, जैसे कि नाइकी या जारा की बात की गई है। इस प्रकार की कंपनियां अमेरिका यूरोप में बैठ करके केवल डिजाइन और ब्रांडिंग और मार्केटिंग करती है और इसलिए भारी मुनाफा जो है कमाती है। और जो सेमी फेरी के देश है इनके लिए क्या काम करते हैं, भारत और चीन जैसे देश जो है कपड़े के धागे का उत्पादन यहाँ पे होता है, आंशिक प्रसंस्करण होता है और मिलों का संचालन भारत और चीन जैसे देशों में होता है। इनके पास मध्यम तकनीक और मध्यम पूंजी है और बाद में इन्हीं से जो माल जाता है इसकी ब्रांडिंग करके वापस जो है फिर इन्हीं देशों में ला करके महंगे दामों पर में बेच दिया जाता है। पेरीफेरी की अगर हम बात करें, जो बांग्लादेश कंबोडिया जैसे जो देश है, वास्तविक सिलाई का काम जो बांग्लादेश का जो कपड़ा उद्योग है बहुत ही फेमस है। जितने भी ब्रांडेड कपड़े हैं इनकी सिलाई अधिकतर जो है बांग्लादेश में किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे न्यूनतम मजदूरी जो महिलाओं को दिया जाता है और इनके द्वारा ये सारे काम करवाए जाते हैं। यहाँ श्रम का सबसे क्रूर शोषण होता है और पर्यावरण का प्रदूषण भी होता है। तो इस प्रकार से जो है ये वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी का आपने एग्जाम्पल देख लिया। अब आइए दोनों का ही हम एक बार दोनों ही सिद्धांत का जो है तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं संक्षिप्त में, और इसके बाद इस वीडियो को समाप्त करेंगे और फिर मिलेंगे हम क्वेश्चन आंसर के साथ। दोस्तों, इसका जो तुलनात्मक अंतर है, जो सर्वप्रथम अगर हम विचारक की बात करें तो जो निर्भरता सिद्धांत है इसमें जो विचारक थे राउल प्रोविस थे, इसके बाद में एंड्रे गुंजर फ्रैंक है, सामिर आमीन है, और विश्व व्यवस्था सिद्धांत में इमैनुअल वालस्टीन है, जियोवानी अरिगी है। वैश्विक संरचना की अगर हम बात करें तो ये द्विस्तरीय यानी कि कोर और पेरिफेरी की बात करते हैं, और विश्व व्यवस्था सिद्धांत में त्रिस्तरीय बात किया गया, कोर, सेमी पेरीफेरी और पेरीफेरी की बात की गई। विश्लेषण के स्तर की अगर हम बात करें तो ये निर्भरता सिद्धांत जो है मुख्य रूप से राष्ट्र राज्य के बीच असमान संबंध को दर्शाता है, और विश्व व्यवस्था सिद्धांत जो है वैश्विक स्तर पर एकल आर्थिक प्रणाली को दर्शाता है। अब परिवर्तनशीलता को अगर देखें तो निर्भरता सिद्धांत जो है संरचना को अपेक्षाकृत स्थिर और कठोर मानता है, परंतु विश्व व्यवस्था सिद्धांत जो है देश श्रेणी के देश के बीच ऊपर नीचे लाया जा सकता है, ऐसा इनका मानना है, यानी कि गतिशीलता है इसमें। अब समाधान की अगर बात करें तो जो निर्भरता सिद्धांत है यह कहता है कि वैश्विक पूंजीवाद से नाता तोड़ लेना चाहिए, जो पेरीफेरी के देश हैं इनको डिलिंकिंग हो जाना चाहिए इससे। और जो विश्व व्यवस्था सिद्धांत है ये पूंजीवाद के वैश्विक संकट के बाद ही पूरी प्रणाली का पतन होगा, इसका इस प्रकार का मानना है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये दोनों ही सिद्धांत आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इस प्रकार की और भी वीडियो आप सबके लिए बना के लाता रहूँ। धन्यवाद।